हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। इस तरह हम उन्हें जेल में तो नहीं रहने दे सकते ना। जहांगीर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस मामले से दूर रहो, और तुम बार बार इस टॉपिक को ले आते हो। क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इस घर में वक्त गुजारा है, हमारा कोई ताल्लुक है उनके साथ। कोई ताल्लुक नहीं उसका हमारे साथ, और तुम भी उसके बारे में सोचना और फिक्र करना छोड़ दो। क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? वहां मेहताब परेशान है, मुसीबत में है, मैं उनके बारे में सोचूं भी ना, उनकी मदद करने की कोशिश भी ना करूं? वो ये नहीं हो सकता। आपको उनकी मदद करनी होगी। क्या करूं? ना मेरी उससे मुलाकात हुई है, ना मैं वहां मौजूद था, ना किसी ने मुझे मेहताब के बारे में बताया। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? वो हम उनके लिए अच्छा सा वकील तो करा सकते हैं ना, वो तो उनकी मदद करेगा। सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया। हॉस्पिटल से कोई भी उन्हें मिलने नहीं आया। कहां मिलने नहीं आया? जेल में। हाँ, जेल में? जब मैं उन्हें जेल में मिलने गया था, वो रो रही थी, बहुत परेशान थी, कह रही थी उन्हें डर लग रहा है, उनका दम घुट रहा है, ये कि शायद उन्हें सारी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़े। तुम उससे मिलने के लिए जेल में गए थे? जहांगीर, मैंने तुम्हें कितनी सख्ती से कहा है कि तुम इस केस से दूर रहो, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाओ अबू, जबकि मैं जानता हूं कि उनका कोई कसूर नहीं है। तो किसी को रोते हुए भी नहीं देख सकती अबू, किसी की जान क्या लेंगी वो? उसने ऐसा कर दिया। अच्छा ये बताओ, तुमने पुलिस वालों से कोई बात तो नहीं? नहीं। अच्छा किया। जहांगीर, तुम इस मामले से दूर रहो। अगर किसी ने भी मेहताब की मदद करने की कोशिश की तो पुलिस उस पर शक करेगी, इल्जाम उस पर आएगा। इसका मतलब है कि आप उनकी मदद नहीं करेंगे? आप चाहते हैं वो सारी जिंदगी जेल में रहें? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूं। जहांगीर, 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 मेरी बात सुनो। रुको जहांगीर। बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह। जहांगीर, तुम तो मेरे दोस्त हो ना बेटे, तुम तो मुझे जानते हो, तुम तो ऐसे मत करो। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। शक्ल नहीं देखना चाहती जाने। मैं बस के बाहर नहीं हूँ जानी, मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए। ये दीवारें, ये सलाखें, ये साजिश बनाई है किसी ने। मैं बेकसूर। प्लीज तो मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं मर जाऊंगी जानी।
गले लग जाओ। ये तुमसे मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। माँ के प्यार को कैसे भूल सकोगे? डॉक्टर साहब, पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि माइनर है। डॉक्टर साहब मुझे पता है ब्रेन हेमरेज है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। जहांगीर की हालत कैसी है? देखिए, उनका बीपी बहुत शूटअप हुआ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि पहले बीपी को नॉर्मलाइज किया जाए। असल में इस एज में इस तरह के केसेस बहुत कम आते हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई? नहीं, खुदा का शुक्र है कि इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई। वैसे मैंने उनको ऐसी मेडिसिन दे दी हैं कि इंशाल्लाह ये चीज़ नहीं होगी। होश में आया डॉक्टर साहब? नहीं, वो अभी होश में नहीं है, इसीलिए उनको आईसीयू में रखा हुआ है। आप हौसला रखें, आप तो खुद डॉक्टर हैं। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल। थैंक यू, थैंक यू। तुम मेहताब हो ना? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? जेल के कैदियों और रेल के मुसाफिरों को ज्यादा देर नहीं लगती एक दूसरे का नाम मालूम करने में। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम मेहताब है ना? जी। तो तुमने उन 6 लोगों को क्यों कत्ल किया? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मुझ पर इल्जाम है। उन इंजेक्शन में इंसुलिन मिली हुई थी, मैंने तो सिर्फ इंजेक्शन लगाया है और वो लोग मर गए। ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? ये बातें तो पुलिस और वकील को बताने की हैं। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। सब यही कह रहे हैं कि मैंने कत्ल किया है उन लोगों को, मैंने मारा है इन लोगों को। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये सोचो कि तुम्हें फंसाने की कौन कोशिश कर रहा है? ये साजिश किसने की है? पीछे खड़े होके बात करें। मुझे नहीं मालूम, आपके लिए दूसरी नर्स से कहा है कि आप उसका यहाँ पे इंतजार करें। ठीक, यही इंतजार करता हूँ।
शुक्र भाई, बेहतर यही है कि आप बाहर जाकर इंतजार करें। वो शुक्र था, मुझे याद आ गया, वो शुक्र था। मैं जब वहां थी तो शुक्र वहां था और मैंने उसे कहा था कि तुम बाहर खड़े रहो। मेरे हाथ में इंजेक्शन थे। फिर मैं ड्रिप लेने के लिए स्टोर गई तो वो स्टोर में था। याद आ गया, वो शुक्र था। बात सुने, मुझे अदालत ले चले। मुझे याद आ गया, ये सब शुक्र ने किया। वो बंदा नफ्सियाती मरीज है, पागल है वो। ये सब शुक्र ने किया है, ये सब शुक्र ने किया है। मुझे याद आ गया, वो शुक्र था, वो शुक्र था। ये सब शुक्र ने किया है, ये सब शुक्र ने किया है। वो शुक्र था, या अल्लाह। देख, तेरा नाम मेरा आखिरी का 16,000 देख सको। अब बहस नहीं करने का क्या? देख भाई मजीद, कुछ लोग रब को रिश्वत देते हैं खैरात की सूरत में अपना दुख दूर करने, और कुछ लोग काले जादू का सहारा लेते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने, और हमसे रियायत की भीख मांग रहे हैं। तेरा रेट तो हर मुर्दे के साथ ही बढ़ता जा रहा है। तू भी तो हर मुद्दे के साथ रेट बढ़ाता रहता है। अगर मैंने रेट बढ़ा दिए पहली बार तो ऐसे क्या काम होता गया? अबे जिन मुर्दों पे तू मोहर लगाता है वो आसमान में पहुंच जाते नहीं पहुंचते। मेरे मुर्दे ये बेईमानी नहीं करते, समझ गया तू? ये पैसे पकड़, मैंने मुझे पूरे 20 दे। उठा इन, ले। अरे यार, तू ये पैसा भी ले ले, हमको नहीं चाहिए एक पैसा भी। और ये ताबीज संभाल। एक शुक्र, खुदा के खौफ से डर। तुझे खुदा का वास्ता है, छोड़ दे इस काम को। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे काम, छोड़ दे ऐसे लोगों का पीछा। तू क्यों नहीं समझता? मैं बर्बाद करके रख देगा तू। अल्लाह, जा कुंडी लगा जाकर। क्या हालत बना ली है तूने जहांगीर अपनी। अरे सदके के साथ साथ तो मैंने अपने जहांगीर के लिए मन्नत मानी हुई है कि ये जल्दी ठीक हो जाए। कैसा है मेरा बेटा? है मेरा चांद कैसा है? के खोलो। अम्मी, अम्मी। बेटा, मैं तुम्हारा अब्बू। कैसी तबीयत है बेटा? मेरी माँ को भी कोई वकील नहीं मिला था ना, मेहताब की तरह। मेहताब करमजली से पीछा नहीं छोड़ता हमारा। करमजली तो मेरी माँ थी, इसीलिए जल गई। करमजलियों को सजा मिलती है, मौत की से इल्जाम साबित हो जाता है इनके। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम सो जाओ, आराम करो। मैं सो नहीं सकता, तकलीफ होती है मुझे। आंखें बंद करता हूं तो बहता हुआ शोला नजर आता, आंखें खोलता हूं तो सलाखों
उसके पीछे महताब खड़ी नजर आती है। सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ बेटा, डोंट वरी। चल सर दबा इसका। मुझे कहाँ फंसा रही? दवा मारी, दवाई नहीं। का गाड़ी यही है? हाँ यही है। बुलाओ से। जी क्या बात है साहब? एसएचओ साहब ने बुलाया थाने तफ्तीश के लिए, चलो। अच्छा चलो चलो। साहब मेरी बीवी वहाँ नर्स है, उसकी ड्यूटी खत्म होती साहब, मैं उसको लेने गया था। अच्छा तो तुम रेहाना के शौहर हो? जी मैं उसकी ड्यूटी खत्म होती साहब, मैं उसको वहाँ लेने गया। अबे 100 बार बोल चुका है तू, कितनी बार सुनूं? वो तो कह रही थी कि जब वो स्टोर से आई तो तुम बाहर निकल रहे थे, क्या कर रहे थे वहां? साहब वो झूठ बोल रही साहब, झूठ। उसने तो मुझे पहले कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो बाहर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था, जैसी मेरी बीवी आई है साहब मैं उसको लेकर अपने घर चला गया। पता नहीं साहब अपने गुनाह का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रही है। अब हमने तो उसको सहारा दिया, अपने घर में रखा। वो तो कह रही कि तुम बुरी निगाह रखते हो। नहीं साहब, तौबा तौबा अल्लाह तौबा साहब। हाँ मैं तो उसको अपनी बहन की तरह समझता हूँ। अब यकीन नहीं है तो पड़ोसी से पूछ ले, मेरी तबीयत के बारे में वो सही बताएंगे, या मेरी बीवी से पूछ ले। आज तक उसने कभी मुझ पर शक। मैं गरीब हमने सारा दिन मुर्दों में पड़ा रहता हूँ। अपना जुर्म मुझ पर डाल रही है, अपने इल्जाम मुझ पर रख के मुझे क्यों फंसवाना चाहती? ये सारी आफतें तुम्हारे इस गंदे काम की वजह से आती हैं। जान छुड़ा लो इस काम से, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रेहाना रेहाना मैंने मजीद को मना कर दिया कि मैंने ये काम नहीं करना। तो मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उनसे जरूर तावीज लिया होगा। तुम ये काम कभी भी नहीं छोड़ सकते हो। मैं चीख लूं, चिल्ला लूं, तुमसे नाराज हो जाऊं, लेकिन तुमने सिर्फ यही काम करना है और अपनी ही जिद पे कायम रहना है। कैसी बातें कर रही हो रेहाना? है अगर मैंने ये काम करना होता तो इतनी बहस क्यों करता तुमसे? मैं भाई मैंने ये काम नहीं करना है, और वैसे भी तुम भी नहीं चाहती कि मैं ये काम करूं। हाँ कसम, कसम खाओ कि तुमने इससे मना कर दिया था। खा रहा हूं। मैं कसम खाता हूं अपने काम की, मैंने काम छोड़ दिया बस। अब ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हें क्या मुर्दा लग रहा हूं? तुम इस तरह बोलना भी छोड़ दो। तुम आखिर क्या ये मुर्दा 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 हर वक्त कोई और मिसाल नहीं दे सकते तुम? क्या तुम्हें
पुलिस वालों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा? अब अदालत बुलाएगी तो चला जाऊंगा यार। वैसे ये फंसाने की कोशिश कर रही है तुम्हारी दोस्त मेघा। ये हुई ना बात, अब सो जा। अबू, मैंने आपकी बात मानी ना, आप मेरी बात मानेंगे? हाँ कहो। मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? कौन से सवाल का जवाब? आप अम्मी को कसूरवार समझते हैं? जवाब दीजिए अब्बू। बेटा देखो, इन्हीं बातों से तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। मेरी कसम खाइए अब्बू कि आप अम्मी को कसूरवार समझते हैं? देखो बेटा, पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। अब इससे कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए जानना जरूरी है कि आप उन्हें कसूरवार समझते हैं कि नहीं, बताइए मुझे। देखो बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके जाने के बाद मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें दुख हो, रंज हो। इसका मतलब है आप उन्हें कसूरवार समझते हैं? बेटा मैं क्या, सभी यही कहते थे। नहीं अम्मा, कसम खाइए मेरी, मुझे बोलिए कि जहांगीर, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी माँ कसूरवार थी और उनका और तौसीक अंकल के बीच में कुछ था। बोलिए। देखो बेटा, जो कुछ हुआ सारी फैमिली के सामने हुआ। सबने देखा आतिया तौसीक को, तुमने भी देखा होगा। हाँ मैंने देखा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ जो मैंने देखा वो सच था या मेरी नजर का धोखा। मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा वो। अगर आप चाहते हैं मैं मुतमईन हूं तो कसम खाइए मेरी, कहिए कि मेरी माँ कसूरवार थी। और मैं जानता हूं आप मेरी झूठी कसम नहीं खाएंगे क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपके लिए मेरी जिंदगी की वक़्त है। बोलिए। आपका हाथ कांप रहा है अब्बू। मेरा हाथ क्यों कांप? मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? फिर बोलिए, कसम खाइए मेरी, कहिए कि तुम्हारी माँ कसूरवार थी। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी माँ कसूरवार थी। अल्लाह, मत सुनना मेरी ये झूठी कसम, तू मत सुनना। मुझे मेरा बेटा बख्श दो। नफीस, मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, जाते वक्त ये लंच बॉक्स ले जाइएगा। ले जाऊं। जहांगीर को कब तक डिस्चार्ज करेंगे? कुछ बताया डॉक्टर ने? आज शाम तक शायद। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई मसला है क्या? निगत कल जहांगीर ने मुझे कसम देकर पूछा था कि क्या मैं अतिया को गलत समझता हूँ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसके सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा दी। निगत मुझे डर लग रहा है, मैं एक के बाद एक गुनाह कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे उसके गुनाहों का हिसाब मांग रहा है। नफीस, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम ये सब कुछ मत करो। आखिर जहांगीर अतिया का ही बेटा है, वो कब तक अपनी माँ से नफरत कर सकता है? एक ना एक दिन जरूर असल बात मालूम करने की कोशिश करेगा। निगत मुझे जहांगीरी का तो डर है। कल उसने कसम देकर मुझसे झूठ बुलवाया, मैं कब तक झूठ बोलूंगा? अब ये झूठ तुम्हें सारी जिंदगी बोलना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही है कि इसे सच मान लो और इसी पे कायम रहो।
देखो मेहताब, अभी भी वक्त है। सच सच बता दो कि असल बात क्या है, वरना सजा से नहीं बच सकोगी तुम। जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उन इंजेक्शन में इंसुलिन कहाँ से आई, और ना ही मैंने लगाई। इंजेक्शन तो तुमने लगाए थे ना? जी, जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी वही लगाई। डॉक्टर ने क्या इंसुलिन लिख के दी थी उन्हें? नहीं, उनमें से कोई भी शुगर का पेशेंट नहीं था। तो फिर क्या जरूरत थी उन्हें इंसुलिन लगाने की? क्यों लगाई उन्हें इंसुलिन? मैंने नहीं दी इंसुलिन। मैं कितनी बार इस बात का जवाब दूं आपको? आवाज नीची करो। तुमने अगर इंसुलिन नहीं दी तो खुद ब खुद उनके जिस्म में पहुंच गई, और सिर्फ उन लोगों को जिनको तुमने इंजेक्शन लगाया था। ये तो आप लोगों का काम है ना ढूंढना कि किसने लगाई उन्हें इंसुलिन। ये भी तो हो सकता है कि कोई मुझे फंसाना चाह रहा हो। क्यों फंसाना चाहेगा कोई तुम्हें? देखो, तुम्हारी इन मासूम बातों से पुलिस बेवकूफ नहीं बन सकती। और उन लोगों को मारकर मुझे क्या फायदा होगा? यही तो हम जानना चाहते हैं। मैं कैसे बताऊं आपको? ये सब शुक्र ने किया है। उसकी पहले दिन से ही मुझ पे बुरी नजर थी, और मैंने उसे जलील भी किया था। इसीलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब किया। बकवास कर रही हो तुम। तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा तो शकूर को खामखा बीच में ला रही हो। पुलिस उससे अच्छी तरह इंटरोगेट कर चुकी है, और अगर उसने तुमसे बदला लेना होता तो सिर्फ तुम्हें मारता। 6 लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी उसे। और वैसे भी सब लोग गवाही दे चुके हैं कि वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया, और तुमने वैसे भी उसे कमरे से निकाल दिया था। तुम्हें ये कार्रवाई जो करनी थी। नहीं, मैं ड्रिप लेने के लिए स्टोर गई थी, उसी दौरान उसने मिला दी होगी। मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं वो प्लीज, अब वो मेरी खातिर मदद कर दीजिए उनकी। तुम्हारी खातिर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। उनको सिर्फ एक वकील की जरूरत है। एक अच्छा सा वकील कर दीजिए बस। देखो, अगर मैं जहांगीर करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। वकील और कोर्ट की फीस इतनी है कि मैं अदा नहीं कर सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो बंदोबस्त कीजिए ना पैसों का। इतने अरसा आपके साथ काम किया उन्होंने, कोई तो हमदर्दी होगी आपके दिल में उनके लिए। हमदर्दी? लेकिन हमदर्दी का क्या फायदा? मैंने तो सुना है कि अस्पताल वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट जमा करा दी है। अब जब उसके खिलाफ अस्पताल वाले केस कर रहे हैं तो कोई भी वकील उसका केस लेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, और अगर किसी वकील ने वो केस ले भी लिया तो उसको सजा से नहीं बचा पाएगा। कोई वकील चाहे बचा ना पाए, मैं तो आपको जरूर बचाऊंगा। यही सोच सोच कर तुमने अपने आप को बीमार कर लिया, और डॉक्टर ने कहा है अपने जहन पे जोर मत डालो। तो आप कीजिए ना उनकी मदद, मैं उनके बारे में सोचना छोड़ दूंगा। जहांगीर, तुम्हें कैसे समझाऊं? हम इस मामले में बेबस हैं। हम अगर कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अब तुम इसे मेहताब की बदकिस्मती समझो या कुछ और, लेकिन उसका सजा से बचना नामुमकिन है। ऐसे मत कहिए वो, मत कहिए ऐसे। हमारे कहने या न कहने से किसी के किस्मतों के फैसले नहीं बदले जाते। बहुत देर हो चुकी जहांगीर। मेहताब के नसीब में सजा लिखी जा चुकी है। जहांगीर, रिलैक्स, रिलैक्स।
फिक्र मत करें मेहताब, मैं वकील से मिल के आया हूँ। बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। कब हो गई जहांगीर? यहाँ पे सब लोग यही कह रहे हैं कि मुझे बहुत जल्द सजा होने वाली है। कोर्ट में भी यही कहा गया है कि रिपोर्ट मेरे खिलाफ है। मेरे पास तो कहने के लिए भी कुछ नहीं है जहांगीर। वो शकूर, वो भी साफ मुकर गया। उसने अगर अपना गुनाह तस्लीम करना होता तो गुनाह करता ही क्यों? तुम उसे खुदा याद दिलाओ, खुदा का खौफ याद दिलाओ उसे कहो कि ये कहर ना करे, खुदा के अजाब को आवाज ना दे, खुदा से डरे, खुदा से डरे। जी फरमाइए। वकील साहब, मैं 2 घंटे से बाहर वेट कर रहा था आपका। कोई भी मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था। आपसे केस डिस्कस करना था। क्या केस है आपका? नर्स मेहताब का, जिन पे 6 कत्ल का इल्जाम है। अच्छा, वो केस, उससे तो बहुत देर हो चुकी है। मेरा ख्याल है अब आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेहताब को तो जल्द सजा होने वाली है। नहीं वकील साहब, प्लीज देखिए, मैं बहुत उम्मीद लेके आया आपके पास। मैंने सुना है कि आप कोई भी केस नहीं हारते और आप ही हैं जो मेहताब को बचा सकते हैं। प्लीज कुछ करें। आपने मेरे बारे में जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन आपको ये भी सुन लेना चाहिए था कि वकील केस के शुरू में किया जाता है, फैसला आने से चंद रोज पहले नहीं। वकील साहब, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं ना, कोई तो राह होगी। राह तो नहीं है, लेकिन राह निकाली जा सकती है, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। अगर आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, मैं कोई राह निकालने की कोशिश करता हूँ। कितने पैसे लगेंगे वकील साहब? मेहताब क्या लगती हैं आपकी? रिश्तेदार है मेरे। आपको ये समझ के पैसे खर्च करने होंगे कि मेहताब आपकी सब कुछ है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप मर जाएंगे। कितने पैसे हैं आपके पास? ऐसे तो नहीं है वकील साहब। पता था मुझे, पता था। कहां से आएंगे तुम जैसे नौजवानों के पास इतने पैसे? तुमने क्या समझा था कि यह कोई फलाही इदारा है जो तुम यहां आकर अपनी रिश्तेदार का केस लड़वा लोगे और तुम्हारी रिश्तेदार सजा से बच जाएंगे? देखिए वकील साहब, आपकी जितनी भी फीस है मैं दूंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपकी पाई चुका दूंगा। आप ये केस ना छोड़िए प्लीज। देखो मिस्टर, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं यहां बैठकर तुम्हारी गरीबी की दास्तान सुनता रहूं। मेरे हर मिनट की एक कीमत है, और अगर तुम ये कीमत अदा नहीं कर सकते तो फिर जाकर कोई ऐसा वकील कर लो जो तुम्हारा केस मुफ्त में लड़ सके। देखिए वकील साहब, समझने की कोशिश करें उन्हें। वो बेकसूर है, सजा हो जाएगी उन्हें। मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कह दिया ना, जब तुम मेरी फीस का इंतजाम कर लो तो आ जाना, मैं तुम्हारा केस ले लूंगा। प्लीज। आशिक, तुम यहाँ कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो मारे जाओगे तुम। तुमसे बात करनी है मुझे। मुझसे क्या काम है तुम्हें? है? मैं अच्छा, अंदर आओ। आओ। आओ।
क्या कह रहे हो मेरे आशिक? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हो सकता वो भी गया हो, क्योंकि काफी दिनों से तुमने अपनी माशूका को नहीं देखा। इस किस्म का पागलपन हो जाता है। कोई बात नहीं। शकूर, सच बोल दो। तुम्हारे सच बोलने से एक बेगुनाह सजा होने से बच जाएगी। कौन सा सच है? मुझे क्या पता कि इंजेक्शन में इंसुलिन किसे डाला। मैं वहां गया जरूर था, लेकिन अपनी बीवी को लेने, उसको लेके मैं अपने घर वापस आ गया। पीछे रह गई मैं था। अब मुझे क्या मालूम कि उसने क्या किया, जाके उससे पूछो। सच कह रहे हो तुम? सच तो ये है कि मेहताब ही कातिल है। मेहताब ये काम नहीं कर सकती। क्या मैंने किया? हाँ, तुम ही ने किया है सब। तभी तो मेहताब ने तुम्हें वहां से बाहर निकाला था। इसका मतलब ये हुआ कि मेहताब ने हर बात बता दी है? तो उसने ये भी कहा होगा कि मेरे कत्ल के इल्जाम शकूर पे डाल दो। हाँ, मेहताब ने बताया मुझे। देखो शकूर, पुलिस के सामने सच बोल दो। हमारे हक में यही बेहतर होगा। सच तो ये है नन्हे आशिक कि 6 के 6 कत्ल मेहताब ने किए। उसको सजा जरूर मिलेगी। पुलिस ये बात पहले से जानती है। मेरे कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शकूर, तुम बस बस, फिर तुम माता पाई पूछ रहे। देखो, कितनी बार मैं अदालत में पेश हुआ हूं जाकर, लेकिन मैंने एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। कितना एहसान किया तुम पर। क्या ये अच्छा होता कि अगर मेहताब मुझसे खुद कहती कि शकूर, मेरे 6 कत्लों का इल्जाम तुम अपने सर ले लो, और तुम जैसी सजा काट के आओगे मैं तुम्हें जजा के तौर पर अपने आप को दे दूंगा। काश ऐसा हो जाता। हिम्मत कैसी में ताकत वाले में सब कुछ बोल लगी? ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। तुम भी तो उसके आशिक हो। उसका इल्जाम अपने सर ले लो। निकलो यहां से, निकलो यहां से, निकलो यहां से।
मुस्तबात मेहताब बेगम की मकबूलीन के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता दुश्मनी साबित नहीं हो सकी। मेहताब बेगम ने अपने फराज में गफलत बरती और 6 अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इस जुर्म की पादाश में हालात और वाकयात को देखते हुए ये अदालत मुस्तबात मेहताब बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तुमने देर कर दी जहांगीर, तुमने देर कर दी। तेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे 14 साल कैद काटनी पड़ेगी। बेटा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? मेहताब को सजा हो गई अबू। ये तो होना ही था बेटा, हम कर ही कह सकते थे। नहीं अबू, हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। बेटा हम जो भी करते वो बेसूर होता। उसने जुर्म किया, उसे सजा मिल गई। नहीं अबू, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, बेकसूर थी वो, लेकिन हम उनको बेकसूर साबित नहीं कर पाए। बेटा रिलैक्स रिलैक्स बेटा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उठ गए जहांगीर बेटा? जी, आप दोनों के आने की वजह? जरूरी बात करनी थी तुमसे। बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जहांगीर मैं समझता हूँ इस मकान को घर बनाने के लिए एक औरत की जरूरत है। गो के रक्षंदा हैं, आपा हैं, लेकिन मुझे एक बीवी और तुम्हें माँ की जरूरत है। आपको एक बीवी की जरूरत है कि मैं अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकता। बेटा तुम्हें मेरी तन्हाई का कोई एहसास नहीं? अगर मुझे आपकी तन्हाई का एहसास नहीं होता अब्बू, तो आज अम्मी ना मरती। आपका दर्द महसूस करके मैंने अपनी अम्मी को खोया। देखो बेटा, जो लोग मर जाते हैं ना,
उनके गुनाहों का जिक्र नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उस इंसान ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। मैं बहस नहीं करना चाहता फूफो। अगर आपको शादी करनी है बेशक कीजिए, बट मुझे बहाना मत बनाइए। मेरी माँ की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। बेटा तुम हमसे सब रिश्ते तोड़ देना चाहते हो? नहीं अब्बू, मैं आपसे सारे नाते क्यों तोड़ूंगा? हाय नफीसुद्दीन, वो कह तो रहा है तुमसे ताल्लुक रखेगा, निगत से भी ताल्लुक रखेगा, बस उसको माँ नहीं बुलाएगा। तो ठीक है मेरे बच्चे, अपनी माँ की जगह तुम किसी को नहीं देना चाहते तो मत दो। फिर इस जुम्मे को दोनों का निकाह पढ़वा दें सादगी के साथ, 2 गवाह बुलाकर। हाँ? जैसा आप बेहतर समझे। इस जुर्म की पादाश में हालात और वाकयात को देखते हुए ये अदालत मुसम्मात मेहताब बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तुमने देर कर दी जानी, तुमने देर कर दी। मेहताब बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मेहताब बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मेरे बेटे? तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि तुम्हारी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, और मैं चाहूं भी तो तुम्हें कभी बता नहीं पाऊंगी। काश तुम जान पाते कि तुम्हारी माँ तुम्हें गले लगाने के लिए इस वक्त कितनी बेचैन है, और ये बेचैनी अपने साथ लिए मैं जा रही हूँ तुम सब लोगों के दरमियान से। मुझे दुनिया में सभी ने दुत्कारा है, सब ने, तुमने भी, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा मान था, तुम्हारे बाप ने भी, जिससे मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत की। उसने जिंदगी में कभी मेरी रियाजतों का एतराफ नहीं किया, और रह गई थी कसर तो ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। रुसवा कर दिया मुझे, तोहमत लगा दी उसने इस उम्र में मुझ पर। वो निगत से शादी करना चाहता है, इसका तो मुझे अंदाजा था, पर इस सब के लिए मेरा रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था, ये भी मैं जानती थी। वो अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर कह देता मुझसे, मैं बखुशी हट जाती उसके रास्ते से, लेकिन वो मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम ना लगाती। चुप करो तुम, जाओ अपने बेटे से पूछो तुम जैसी औरत के बारे में क्या ख्यालात रखता है। औरत ना सब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने किरदार पर उठी उंगलियां नहीं। लेकिन उसे ये सबसे मौजू रास्ता लगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे तो शायद सब मिलकर खामोश करा देते, लेकिन तुम जानी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटे, मैं मर जाऊंगी जानी। हम भी बहुत तकलीफ में हैं। ये सारा ड्रामा इसीलिए तरतीब दिया गया था जानी, वरना मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैंने कुछ मत कहिए मुझे अपना बेटा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मुझ पर, अपनी माँ पर, उसकी पाक दामनी पर यकीन करो, जिस पर खुद तुम्हारे बाप को भी यकीन है।
सच कह रही हूँ जहांगीर, उसने खुद इसका एतराफ किया है। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी माँ कसूरवार थी। हाँ, सिर्फ ये, बल्कि मेरी दरख्वास्त पर मुझसे मोहब्बत का इकरार भी। क्या ही खूबसूरत लम्हा था वो। दिल ने चाहा ये पल यहीं ठहर जाए। तुम्हें पता है जानी, 21 साल तुम्हारी माँ ने जिस चीज का इंतजार किया वो उसे आखिरकार मिल ही गई। उस वक्त तुम्हारे बाप ने जान मांगी होती तो बदले में मैं वो भी दे देती, मगर उन्होंने उसके बदले जुदाई मांगी। जानी, जुदाई, निगत से शादी करने के लिए। तुम्हारी शादी करें तो फिर बड़ी कीमत नहीं थी ये, लेकिन इस मकसद के लिए जो कालक मेरे मुंह पर लगी, मैं उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जानी, फिर भी मैं तुम्हारी बाप की खुशी में राजी हूं। मेरे दिल में उसके लिए कोई मलाल नहीं, बस इस इल्जाम की वजह से शिकायत है। और वैसे भी मोहब्बत में सौदेबाजी कहाँ होती है। मुझे तुम्हारे बाप से बहुत मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत, पर उसे मुझसे बहुत बेजारी है। जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। एक बार मेरे गले लग जाओ। हम बिछड़ चुके होंगे तब तक। आप चाहती क्या है? कि तुम मेरे गले लग जाओ। तुम कुछ कहना भी चाहोगे मैं सुन नहीं सकूंगी। शायद तब तक तुम्हें मेरी बेगुनाही का यकीन भी हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी एक बात मानोगे? अपने बाप से मत उलझना। अगर मेरे बेटे हो तो मेरी तरह तुम भी उसकी खुशी में खुश हो जाना। निगत एक भरपूर साथी साबित होगी तुम्हारे बाप के लिए। वो फख्र से उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा। शायद उसे भी इस लम्हे का उतना ही इंतजार होगा जितना मुझे उसके इकरार का था। मैं भी अपने जीते जी उसे दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं अपनी जिंदगी किसी और को नहीं दे सकती। जाने, खुश रहो। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। मुझे इल्जाम ना दो जानी, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं। बस मुझे बदकिरदार मत समझना। मरने के बाद भी मैं 100 बार मरूंगी अगर मेरी रूह ने तुम्हें मुझे बदकिरदार समझते हुए देख लिया। मोहतरमा निगत बिनते अब्दुल्ला, आपको नफीसुद्दीन वल हयात मोहम्मद बाएवज हक के महर 1 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल। नहीं, ये शादी नहीं करेंगे आप। लेकिन बेटा तुम्ही ने तो इजाजत दी थी। और अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप शादी नहीं करेंगे। बस। क्यों सबको डरा रहा है तू? हुआ क्या है? बेटा आराम से बात करो। आराम से बात करूं? ठीक है, आप ये शादी नहीं करेंगे। मैं अपनी मां की मौत की कीमत पे शादी नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? ये खत, ये वो खत है जो कि मेरी मां ने मरने से कुछ देर पहले लिखा होगा। काश ये खत मैं पहले देख लेता। अपनी शादी का इजाजतनामा समझिए इसे बेशक, लेकिन है ये मेरी मां की मौत का परवाना। कैसा इजाजतनामा? देखिए इसे। आईना है ये खत आप लोगों के लिए। आप लोगों के किन्होंने चेहरे नजर आएंगे इस खत में, आपको पढ़िए इसे। खेल खेला आपने मेरे साथ, तोहमत लगाई मेरी मां पे, झूठ बोला आपने मेरे साथ।
सब लोगों से कहें अपनी दुकानें बंद करें और जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। अब मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अब माँ के मरने की वजह से मेरा बेटा थोड़ा सा जज्बाती हो गया है। आप लोग प्लीज चले जाएं। I'm sorry। रिलैक्स। I'm sorry बेटा, मुझे नहीं पता था कि वो खुदकुशी कर ले। तो आपको क्या लगता है इस सब होने के बाद मेरी मां जिंदा रहती? मजीद जिल्लत सहने के लिए, अपने ना करता गुनाह पर लान तैन सुनने के लिए? मैं शर्मिंदा हूं बेटा। शर्मिंदगी? कैसी शर्मिंदगी? अगर आप शर्मिंदा होते तो यूं ब्याह रचा रहे होते। लेकिन ब्याह तो आपको करना ही था। ये सब आपने इसलिए तो किया, सब में आपकी मर्जी शामिल थी, है ना? बेटा, चलिए बेटा, मैं क्या करता? क्या मतलब क्या करते हैं? जो भी करते हैं, मेरी मां पे इतना घिनौना इल्जाम तो नहीं लगाते? क्या सोच के आपने उन पे इल्जाम लगाया ऐसा? निकत आंटी, दोनों पुप्पो शामिल थी इसमें आपके साथ। बेटा मुझे माफ कर दो। लेकिन आपने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। झूठी कसम खाई आपने मेरी। जुल्म की बात तो यह है, मेरी मां की मौत भी आपको पिघला नहीं सकी। कितनी ढिठाई से आप अपने इल्जाम पर कायम रहे। मेरे बार बार पूछने के बाद भी आप झूठ बोलते रहे मुझसे। फिर आप कहते हैं कि आप मुझसे शर्मिंदा हैं? नहीं, शर्मिंदा आप नहीं, शर्मिंदा मैं हूं अपनी मां से। इतने दिन आप लोगों के हाथों में खिलौना बना रहा मैं, अपनी मां पर इल्जाम लगाता रहा मैं। माफ कर दो, माफ कर दो, क्या फर्क पड़ेगा माफी से? एक मासूम जान के खून पे अपना ताजमहल बनाने जा रहे थे आप। माफ कीजिएगा, भूल गया मैं। ताजमहल तो बनते ही मकबरों पर है। ये देख रहे हैं आप, 2 बोल, सिर्फ 2 बोल चाहती थी वो आपसे, जो कि आप इल्जाम लगाने से पहले भी बोल सकते थे। झूठा इकरार ही सही, लेकिन कम से कम ये तो ना होता। क्यों किया आपने सब?
आखिर क्यों? अगर आप समझते हैं कि मेरे माफ करने से आपके दिल को सुकून मिलेगा तो ये बात याद रखिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सॉरी निगत, मैं सबकी तवक्को नहीं कर रहा था। तवक्को तो तुम अतिया की खुदकशी की भी नहीं कर रहे थे। मैं शर्मिंदा हूँ। नफीस, किस किस से शर्मिंदा हो? मुझसे, अतिया से, जहांगीर से? देखो निगत, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते, अगर वो सब कुछ हो रहा है जो तुम नहीं करना चाहते। निगत, मैं क्या करूं? मेरे जवान बेटा सर पे पिस्तौल ताने खड़ा है, कुछ दिन पहले वो मौत के मुंह से लौटा है। मैं करता तो क्या करता? तुम एक बुज़दिल इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, जरा तहम्मुल रखो। तहम्मुल? मैं तहम्मुल रखूं? वो जज्बाती हो रहा है इस वक्त, उससे बात करना फजूल है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? सूरत हाल तुम समझने की कोशिश करो, उसे समझाओ, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। देखो निगत, प्लीज थोड़ा सा वक्त दो, यूं दिल बर्दाश्त मत हो। तुम्हें जितना सोचना है तुम सोचो, अब तुम्हारे लिए सोचने के लिए वक्त है। मैं अतिया नहीं हूं, इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बावजूद यहाँ रहूं। मैं जा रही हूँ यहाँ से, अपनी बहन के घर शिफ्ट हो रही हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर तुम्हारी औलाद की मोहब्बत उससे कई गुना ज्यादा है। ये दूसरी बार है कि तुमने जहांगीर की जिद के आगे मुझे फौकियत दी। मैं जानती हूं तुम्हें जहांगीर का बहुत ख्याल है, मगर मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नफीस, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। तुम भी अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। कैसी हैं? अगर सांसों के आने जाने का नाम जिंदगी है तो बस जी रही हूं। तुम बताओ कैसे हो? समझ में नहीं आ रहा, जैसे जिंदगी मुझे गुजार रही है, मैं गुजर रहा हूं। मेरा गम तो आया है, पर तुम्हें क्या हुआ है? इतने डल क्यों हो? एहसास जुर्म मार रहे हैं मुझे। एहसास जुर्म? आप सही कह रही थी, अम्मी बेगुनाह थी, बेकसूर थी वो। बनने से पहले अपनी सफाई में उन्होंने एक खत लिखा था, कल मिला है मुझे वो खत। इस लिखे हुए खत पर तुम्हें यकीन आ गया, और जो तुम्हारी माँ अपने मुंह से हकीकत बताती रही उस पर यकीन नहीं आया। तो अगर वो खत ना मिलता तो उसकी बेगुनाही पे यकीन ना आता तुम्हें। एक नुक्ता
महर हमसे मुजरिम बना देता है। तुम्हारी माँ के साथ भी यही हुआ। तो इस खेल को समझ ही नहीं सके जहांगीर। और जब समझे हो तो बहुत देर हो गई। तुम अपनी बहुत ही कीमती चीज को गवा बैठे। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। तुम खुद को माफ करो या ना करो, इससे शायद फर्क ना पड़े। रहदा ऐसी गलती ना करना कि तुम खुद को माफ ही ना कर सको। तुम्हारी माँ भी मेरी तरह बेगुनाह थी, पर उसकी बेगुनाही का यकीन करने वाला कोई नहीं था। नहीं, मैं अम्मी के बाद आपको बिल्कुल नहीं खो सकता। मेरे पास में जो भी होगा मैं करूंगा। मैंने हालात से समझौता कर लिया है जानकी। तुम मेरा एक काम करोगे? जी जी बोले। तुम मेरा सारा सामान बेच दो और वो रकम मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो।